चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सबसे पहले कलर सिलेक्शन। चलिए, हम लोग जो टॉपिक आज देखेंगे उसका नाम है रिस्पायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यही टॉपिक हम लोग को आज देखना है। चैप्टर नंबर 17 है और इसी में इस चैप्टर को देखना है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ना है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। रिस्पायरेशन का मतलब होता है श्वसन। तो श्वसन क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। श्वसन के बारे में अगर बात करें तो कई सारी बातों पे हम लोग को चर्चा करना है। पहला, श्वसन क्या है। हम जानते हैं कि ऐसे नॉर्मली हम लोग पढ़े हैं कि हमारे बॉडी के लिए दो चीज, एक ऑक्सीजन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, यही श्वसन है। लेकिन इस ऑक्सीजन के लेने से आपके बॉडी में कई सारी एक्टिविटी प्ले होती है, कई सारा बॉडी के अंदर प्रक्रियाएं चलती है। पहला जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक। कैटाबोलिक कैटाबोलिक का मतलब होता है ब्रेक करने का प्रोसेस, तोड़ने का प्रोसेस। ब्रेक करने का प्रोसेस जो होता है उसी को हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि खाना का अगर बड़ा मॉलिक्यूल है और इसको O2 की उपस्थिति मिल जाएगी, जैसे हम खाना खा लिए, O2 की उपस्थिति मतलब एक तो हो गया कि नेचुरल आपको ऑक्सीजन मिल रहा है प्लांट से या वायुमंडल से, और दूसरा चीज हो गया कि आप पानी पी रहे हैं तो इसमें भी आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ से भी ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से आपका खाना क्या होगा, टूट जाएगा। और खाना जो होगा, खाना का बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बढ़ जाएंगे। तो भोजन के इस तरह से टूटने की प्रक्रिया को जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। हालांकि कैटाबोलिक प्रोसेस को पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले मेटाबोलिक। मेटाबोलिक मेटाबोलिक क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर कई चीजें हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर फूड सब्सटेंस टूटकर छोटा छोटा बनता भी है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर बड़े चीज भी बनते हैं। तो इसमें अगर हम दो बड़ा बड़ा चीज, छोटा छोटा चीज को अगर हम जोड़कर एक बड़ा चीज बनाते हैं तो यह मेटाबॉलिक होता है। लेकिन एक बड़ा चीज को लेते हैं और उससे छोटा छोटा चीज बनाते हैं तो यह जो प्रोसेस हो गया, यह हो गया कैटाबोलिक। अर्थात चीजों का छोटा से बड़ा बनना, यह कहलाता है एनाबोलिक। और बड़ा से छोटा बनना जो होता है वह कहलाता है केटाबोलिक। इसका मतलब यह हो गया कि खाना के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में तो और छोटे छोटे मॉलिक्यूल के टूटकर बड़ा बनना मेटाबॉलिक। अगर आपके बॉडी में वाटर की मात्रा इनफ अगर है, पानी आप प्रॉपर वे में पी रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में यह प्रक्रिया मेटाबॉलिक प्रोसेस तेज चलता है। अगर जो व्यक्ति पानी मैक्सिमम जो है भोजन के अलावा भी पीते हैं
तो उनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रक्रिया बेहतर तरीके से चलता है, और उसको बेहतर तरीके से चलाने में आपका वाटर का योगदान होता है। अब देखिए कि खाना का जो कण है, अब उस कण को ऑक्सीजन की उपस्थिति मिलने से खाना आसानी से टूट गया, जिससे बॉडी के अंदर टूटेगा तो एनर्जी भी ज्यादा बनेगा, और एनर्जी जब बनेगा तो एनर्जी आपकी बॉडी के निर्माण में भूमिका प्ले करेगा, बॉडी के टिश्यू के निर्माण में भूमिका प्ले, बॉडी के सेल निर्माण में भूमिका को प्ले करेगा। तो खाना के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ने में ऑक्सीजन की उपस्थिति का होना, जल की उपस्थिति का होना, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है। तो रिस्पायरेशन जो है एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक बात। दूसरे बात, अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारा बॉडी जीवित है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो हमारी सांसें चल रही है, और सांसें चल रही है तो ब्लड का सर्कुलेशन भी हो रहा है, हार्ट भी अपना काम कर रहा है, और बॉडी के सारे ऑर्गन भी अपने काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी का टेम्परेचर भी तो बॉडी के मेंटेन करने का भी काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग एक्सोथर्मिक से भी जानते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या हो गया कि जब बॉडी को ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से या सांसों के आदान प्रदान की वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो यह प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो दो बातें हो गई, एक क्या? तो कैटाबॉलिक, दूसरा क्या? एक्सोथर्मिक। तो रिस्पायरेशन कैसा है प्रोसेस है? तो रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस भी है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब तीसरा बात पे आते हैं। तो तीसरा चीज क्या है कि आप अगर सांस ले रहे हैं तो आपके बॉडी के अंदर एंजाइम भी अपना रोल प्ले करेगा। एंजाइम भी अपना रोल प्ले करेगा, मतलब एंजाइमेटिकली कंट्रोल प्रोसेस, मतलब एंजाइम को भी अपने बॉडी के अंदर संचालन करने के लिए कंट्रोल प्रोसेस कहा गया। आपके बॉडी के अंदर प्ले करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मतलब आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा तो आपका बॉडी के अंदर जो एंजाइम है, एंजाइम क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है, ग्लैंड, कई सारे ग्लैंड है, और ग्लैंड से दो तीन चीज निकलता है, एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। तो बॉडी में किसी भी चीजों को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने का काम जो करता है वो हार्मोन करता है, और भोजन को तोड़ने का जो काम करता है वो एंजाइम करता है। अब जब सांस ले रहे हैं तो आप जैसे मान लीजिए कि आप बाराती में गए हुए हैं और आपको प्रॉपर वे में सोने का व्यवस्था नहीं हुआ, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, या कई बार क्या होता है कि इस तरह के खाना खाने से अपच की समस्या होती है, तो उसमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगता है। मतलब प्रॉपर वे में आपका ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, और प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नहीं लेने से आपको बेचैनी जैसी प्रक्रिया होने लगती है। मतलब आपके बॉडी में जो एंजाइम को रिलीज करने वाला ग्लैंड है, जैसे पेनक्रियाज है जिसको अग्न्याशय कहते हैं, जैसे लीवर है, तो ये सही से आपका काम नहीं करेगा बॉडी में, मतलब ये एंजाइम को सही से नहीं निकाल पाएगा, जिसके आपका खाना नहीं पच पाएगा। इसलिए रिस्पायरेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपका एंजाइम सही से कंट्रोल हो सके, एंजाइम सही से काम कर सके। तो तीन बातें हो गई। चौथी बात होता है कि आपके बॉडी में हम जानते हैं कि आप भोजन के रूप में कई सारी चीजों को ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। न्यूट्रिएंट दुनिया में न्यूट्रिएंट के नाम से आप जानते हैं, जैसा कि आप पिछला चैप्टर में पढ़े थे न्यूट्रिएंट के बारे में। तो न्यूट्रिएंट में एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है विटामिन, फैट और मिनरल। ये 5 इंपॉर्टेंट आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट है। अब इस न्यूट्रिएंट का छोटा रूप होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट टूटता है वो ग्लूकोज बनता है, ठीक है। प्रोटीन टूटता है वो एमिनो एसिड के रूप में बन जाता है। अगर विटामिन है तो विटामिन छोटा मॉलिक्यूल है, टूट जाता है तो बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम करता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम। फैट टूटता है तो फैटी एसिड के रूप में या ग्लिसरॉल के रूप में बनता है। और मिनरल हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्ले करता है। तो ये आपकी बॉडी का न्यूट्रिएंट है। अब इसमें
आपका बॉडी में अगर मतलब रिस्पायरेशन हो रहा है, सांस लेने की प्रक्रिया चल रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो आपके बॉडी के अंदर कुछ प्रक्रिया चलेगी। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन चीज होता है? जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज किसको टूटने से बना है? तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज टूट जाएगा, इज ऑक्सीडाइज्ड, इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लूकोज टूट जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और बनाएगा क्या? ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस क्या बनाएगा? प्रोड्यूस आपके बॉडी के अंदर बनाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड, और क्या बनाएगा? वाटर, और क्या बनाएगा? हीट, और क्या बनाएगा? आपके बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर रहने वाला चीज जिसको बोलते हैं एटीपी। तो इतना सारा प्रोसेस आपकी बॉडी में चलता है, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी की सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। तो ये आपका कहने का मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी में रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंजाइम कंट्रोल प्रोसेस, और ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, हीट बनाता है, एनर्जी के रूप में एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रिस्पायरेशन आपके बॉडी में इस तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से रिस्पायरेशन में ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि रिस्पायरेशन को चलाने के लिए, मतलब रिस्पायरेशन की जो प्रक्रिया है, श्वसन की जो प्रक्रिया है, इस रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में आपके कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं, इसलिए इसको हम लोग रिस्पायरेशन में आपके कुछ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑर्गन रिस्पायरेशन को प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो मेनली रिस्पायरेशन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स बनाए हुए हैं। कौन कौन ऑर्गन्स हैं तो देखते हैं। तो एक ऑर्गन है जिसका नाम है बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस क्या होता है? तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने बॉडी के सरफेस से ही मतलब रिस्पायरेशन के काम करते हैं, जिसमें स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है? दुनिया में इन्वर्टिब्रेट को 11 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है, जिसके लिए कोड दिए हैं पीसीसी ने प्लेट पर लिखा, अम्मी ही चोर है, अम्मी ही चोर है। इसका मतलब हो गया पी से पूरी फेरा, इसी को हम लोग स्पॉन्ज भी कहते हैं। इसके लिए ही आपको बताना चाह रहा था, जिसका बॉडी पूरा पोर हो, पोरस हो, ठीक है। दुनिया में जितने भी इन्वर्टिब्रेट हैं उसको इस तरह से कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। सी से होता है सीलेन ट्रेटा, सी से होता है टीनो फोरा, टीनोफोरा। प्लेट से होता है प्लेटी, प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस। ए से होता है एने, एनिलीडा। ए से होता है ऑर्थ्रोपोडा। ए से होता है एस हेलमिंथिस। एम से होता है मोलस्का। ई से होता है इकाइनो, इकाइनो डरमाटा। एच से होता है हेमी कॉडाटा, और सी से होता है कॉडाटा। तो इस तरह से जितने भी एनिमल हैं
इनवर्टिब्रेट से लेकर और वर्टिब्रेट तक, इसको कुछ इस तरह से हम लोग बांट के पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी है। तो बॉडी सरफेस से कौन कौन सांस लेता है? तो एक तो स्पॉन्ज हो गया, दूसरा होता है सीलेंट्रेट्स, दूसरा हम अगर सी लिख देंगे तो समझ जाएंगे, सीलेंट्रेट्स, ठीक है। तीसरा जो होता है वह फ्लैटवर्म, चपटा कृमि जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये बॉडी सरफेस के माध्यम से सांस लेते हैं। अब दूसरा आता है गिल्स, गिल्स की मदद से कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो सांस लेते हैं? तो गिल्स की मदद से जो सांस लेने वाले जो जीव है उसमें आते हैं एक्वेटिक, ऑर्थ्रोपोड, ऑर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोडा सांस लेते हैं। और कौन है इसमें? फीस आपको जो है इस माध्यम से सांस लेते हैं। और कौन है? तो मोलस्का जो है, घोंघा जिसको बोलते हैं, वो सारे जो ऑर्गेनिज्म है इसका सांस लेने का अंग जो है वो गिल्स होता है। तीसरा जो ऑर्गन की बात करेंगे तो उसमें आता है लंग्स, फेफड़ा, ठीक है। अब लंग्स की वजह से कौन कौन सांस लेते हैं? तो लंग्स की वजह से जितने भी धरती पर रहने वाले जो जीव होते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब हो गया धरती पर रहने वाला, एक्वेटिक मतलब हो जाता है जल में रहने वाला, और एम्फीबियस मतलब होता है दोनों जगह रहने वाला, मतलब जल में भी धरती के दोनों में रहने। तो टेरेस्ट्रियल में कौन कौन आ गया? तो इसमें हम लोग भी आ जाते हैं। रेप्टाइल, रेप्टाइल किसको बोलते हैं? जो धरती पर रेंगता है, सांप उप जो है वो रेप्टाइल्स में आता है। और कौन आ जाएगा? तो बर्ड्स, चिड़िया जो है यह भी लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। और हम लोग जो मैमल्स है जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं तो उसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं, तो ये लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो स्किन की मदद से सांस लेते हैं, त्वचा की मदद से सांस लेते हैं। उसमें आता है कौन? तो अर्थवर्म, अर्थवर्म जो होता है वह त्वचा की मदद से सांस लेते हैं। फ्रॉग जो है वह त्वचा की मदद से सांस लेते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सांस लेने के लिए इन ऑर्गनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है सांस लेने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अगर क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से, बायोलॉजी एक्सिस चैनल के माध्यम से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और एक बेहतर क्लास आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 11th 12th ग्रेजुएशन से जुड़े हुए, जूलॉजी या बॉटनी दोनों से जुड़े हुए क्लास मिलते रहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले क्लास का इंतजार करें, इसी तरह का क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्लास के आखिरी एंड में और देखते हैं